अस्सलाम वालेकुम। सर फाइनल्स कब तक होंगे? जी बच्चे आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा चलो, ये आपके पास क्या हो गया, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफार्मर कपलिंग आ गई है। अच्छा, ट्रांसफार्मर कपलिंग का क्या मतलब है? ट्रांसफार्मर कपलिंग हम इस चीज़ को कह रहे हैं। ठीक है, आपके जहन में इस चीज़ का सवाल आने चाहिए कि बेसिकली आप ये सप्लाई डायरेक्ट इस डायोड को क्यों नहीं दे रहे हो? उस ट्रांसफार्मर के देने का क्या फ़ायदा है? ठीक है, देखो, आप ये सप्लाई डायरेक्ट डायोड को भी तो दे सकते हो, इस ब्रिज को डायरेक्ट भी दे सकते हो, तो आप इसको क्यों नहीं दे रहे हो? इसकी क्या रीज़न हो सकती है? ठीक है, तो बेसिकली इसके दो फायदे हैं। फर्स्ट, इट अलाउज द सोर्स वोल्टेज टू बी स्टेप डाउन एज नीडेड। ठीक है, आप अगर चाहो तो ट्रांसफार्मर का पर्पस क्या होता है, ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन का प्रिंसिपल क्या होता है? ट्रांसफार्मर सिंपल यही करता है कि वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। तो अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफार्मर की वोल्टेज को स्टेप डाउन या स्टेप अप कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड ये है, the AC source is electrically isolated from the rectifier, thus preventing a hazard, shock hazard in the secondary circuit. इसके अलावा सेकंड चीज ये है आपके पास कि आपकी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी उसमें फिजिकली आपस में कभी कनेक्टेड नहीं होती। ठीक है, इसीलिए इसको इस तरह से शो किया जाता है कि ये फिजिकली क्या होती है, कनेक्टेड नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू आपके पास क्या है, करंट जो है एक साइड से दूसरी साइड में, ठीक है, प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में फ्लो करता है। तो अच्छा इससे सर। जी सर सर अगर हम AC टू DC कन्वर्ट करते हैं तो पॉजिटिव में आता है ना सर, फिर फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता सर? देखो बच्चे, ऐसा होता है ना कि फ्रीक्वेंसी आपकी होती है एसी में। ठीक है, ये आपके पास एसी वेवफॉर्म। डीसी में भी अपने आप को वो रिपीट कर रहा है अपने आप को, लेकिन फिर हम उसको फिल्टर इस तरह से करते जाते हैं ना, ये आप आगे जाके पढ़ोगे, ये वेवफॉर्म आपको नजर आ रही है, हम उसको फिल्टर इस तरह से करते हैं कि वो ये ड्रॉप होने के बजाय फिर इस तरह नीचे की तरफ जीरो नहीं जाती, फिर इस तरह करके इस तरह कर देते हो आप, फिर इस तरह वो फिल्टरिंग करते जाते हैं। वो आप आगे किसी न किसी टाइम पे आगे इसी कोर्स में कहीं ना कहीं पढ़ोगे कि डीसी डीसी होती क्या है। डीसी वो होती है जो एक इस तरह से कांस्टेंट होती है, ऐसे ही होता है ना, इस तरह कांस्टेंट इंटरवल जाती जाती है। ठीक है, कांस्टेंटली वो नहीं होती ना, चेंज नहीं होती इज रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती और एसी की फ्रीक्वेंसी जो है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मतलब एसी की फ्रीक्वेंसी डीसी पे इफेक्ट तो डालती है, लेकिन आप अल्टीमेटली जो डीसी पे आउटपुट होती है उसमें आप फ्रीक्वेंसी को कंसीडर नहीं करते हो। ठीक है, मेरी बात की समझ आ रही है? यस सर। यस सर। देखो, फ्रीक्वेंसी का आप इस हद तक तो कह सकते हो। देखो, जब आपके पास इस तरह की वेव फॉर्म आ रही है ना, ये वाली वेव फॉर्म, ठीक है, ये जो ये वाली वेव फॉर्म मैंने बनाई हुई थी, ये वाली, तो इसकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है कि एक वेव फॉर्म अपने आप को बार बार रिपीट करे। इसमें आप साइनोसाइडल वेव फॉर्म, ये हाफ और हाफ, ये फुल यहाँ पर आकर अपने आप को रिपीट कर रही है, ऐसे ही है ना। ये एक साइकिल यहाँ पे पूरा हो रहा है, फिर रिपीट करेगी, लेकिन इसके एक साइकिल कंप्लीट होने में इसने अपने आप को कितनी दफा रिपीट कर लिया? 2 दफा किया दो ना दफा बच्चे, सर। सर 2 दफा सर। 2 दफा किया ना। तो इस केस में इसकी वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी डबल है एज कंपेयर टू इस इनपुट वेव फॉर्म। लेकिन ये आपके पास अच्छी डीसी वेव फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये बार बार आपके पास पॉजिटिव और फिर जीरो जीरो पॉजिटिव जीरो बार बार राइज और फॉल कर रही है। अच्छी वेव फॉर्म आपके पास आइडियल जो होती है वो क्या होती है, वो इस तरह की होती है, कॉन्स्टेंटली आपके पास 5 वोल्ट पर जा रही है। फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर आगे ऐसे सर्किट्स लगाते हैं, फिल्टरिंग के सर्किट्स लगाते हैं, जो क्या करते हैं, इस वेव फॉर्म को
इस वेव फॉर्म को इस वेव फॉर्म में लेके आती है। बेसिकली आपके पास ये वेव फॉर्म्स होती हैं, हम उसको इस तरह से एक कांस्टेंट उसमें मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब आपके पास वो रिफाइंड फॉर्म आ जाती है तो उसमें तो आपके पास कोई वो होती ही नहीं है, क्या कहते हैं उसको, डीसी प्योर डीसी की तो फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एक ही स्टेट को मेंटेन करके जा रही है, उसमें आप रिपीट वाला हिसाब तो देख ही नहीं रहे हो कि कब वो जीरो को टच करे, वो जीरो को तो टच ही नहीं करती, ठीक है। ओके सर। यस सर। अच्छा, हम बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर कपलिंग की ज़रूरत क्यों होती है। एक जो मेन रीज़न है वो तो सिंपल सी ये रीज़न है कि आप कपलिंग इसलिए करते हो कि आपकी प्राइमरी जो है उसकी बेसिस पे आप सेकेंडरी को अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर लो बाय चेंजिंग टर्न रेशियो। सेकंड चीज़ क्या होती है, सेकंड चीज़ आपके पास ये होती है कि आपका जो मेन सर्किट है, जो एसी सोर्स है, वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। आपके पास सेकेंडरी सर्किट के अंदर जो है और प्राइमरी सर्किट के अंदर जो है कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता, तो शॉक लगने का खतरा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। और हमें पता है कि ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करता है। ट्रांसफार्मर के लिए हम एक इक्वेशन लिखते होते हैं, वी पी ओवर वी एस इज इक्वल टू एन पी ओवर एन एस, ठीक है। Vp आपके पास प्राइमरी साइड की वोल्टेज है, Vs आपके पास सेकेंडरी साइड की वोल्टेज है, Np आपके पास प्राइमरी साइड की टर्न्स है और Ns आपके पास सेकेंडरी साइड की टर्न्स है। और इस टर्न रेशियो को आप क्या करते हो, आप इस तरह कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करो फॉर Vs तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा Vs इज इक्वल टू Vp इंटू Ns ओवर Np, ठीक है। और इस Ns ओवर Np को आप N की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। इस रेशियो NS ओवर NP को आप N की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। टर्न्स रेशियो इसको हम कह देते होते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि जो आप प्राइमरी पे वोल्टेज देते हो, डिपेंडिंग अपॉन द टर्न्स रेशियो सेकेंडरी पे कोई ना कोई वोल्टेज अपीयर हो, ठीक है। यस सर, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स पर आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज इन फिगर 2.22। आपको ये वेव फॉर्म दे दी गई है और आपको कहा गया है कि आपने इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था पीछे वी एवरेज का, ठीक है। हाफ वेव डायोड एज रेक्टिफायर, ये हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने वी एवरेज का क्या फॉर्मूला देखा था, वीपी ओवर पाई। इसमें वीपी क्या थी, आपकी जो इनपुट वेव फॉर्म थी उसकी पीक वैल्यू थी, और पाई आपके पास क्या होता है, 3.14 होता है। तो आपके पास वी एवरेज हम इस वेव फॉर्म से देखकर क्या कैलकुलेट करते हैं, इस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसकी पीक वैल्यू गिवन है 50 वोल्ट, तो आपके पास वी एवरेज क्या आएगी, वीपी ओवर पाई, जो कि आपके पास क्या है 50 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3.14, आपके पास 15.9 वोल्ट बन जाती है। ये आपके पास क्या है, वी एवरेज है, ठीक है। नोटिस दैट वी एवरेज इज 31.8% ऑफ वीपी, ठीक है। वी पीक का 31.8% आपके पास वी एवरेज होती है। डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव वोल्टेज इफ द पीक एम्पलीट्यूड इज 12 वोल्ट। अब वो कह रहे हैं कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने आउटपुट उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके पास क्या है, पीक एम्पलीट्यूड है 12 वोल्ट। तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ। सर 3.82। 3.82 ही मेरे ख्याल में आती है। सिंपल है, आपने 12 को 3.14 पे डिवाइड करना है, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, सही। एक मिनट बच्चे, अच्छा एक मिनट, एक छोटा सा काम है, एक मिनट वेट करो।
अच्छा, आप लोग वैल्यू कैलकुलेट कर चुके होंगे, ठीक है। वो क्या है आपके पास 12 डिवाइड बाय 3.14 करोगे, जो कि पाई की वैल्यू है, तो आपके पास इसकी आउटपुट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हम आगे जाते हैं। आगे आपके पास एक और एग्जांपल है, डिटरमाइन द पीक वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज फॉर फिगर 2.28 इफ द टर्न्स रेशियो इज 0.5, ठीक है। वो कह रहे हैं अब आपने पीक वैल्यू फाइंड करनी है आउटपुट वोल्टेज की, अगर आपके पास टर्न रेशियो क्या है 0.5 की टर्न रेशियो है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि प्राइमरी पे आपने V इनपुट जो दिया है वो 170 वोल्ट दिया, आपने सेकेंडरी पे पीक आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसको हम कैसे करेंगे, पहले हमें ये पता है कि Vp इज इक्वल टू V प्राइमरी इज इक्वल टू Vp इन है, जो कि क्या है आपके पास 170 है। सेकेंडरी क्या आएगी, VPS जो है आपके पास N इंटू VP प्राइमरी आ जाएगी, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा था सेकेंडरी का, क्या था, V सेकेंडरी इज इक्वल टू N इंटू V प्राइमरी, ठीक है। तो 10 रेशियो आपके पास क्या है 0.5 है, उसको आपने प्राइमरी से मल्टीप्लाई किया 170, तो आपके पास 85 वोल्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें पता है रेक्टिफाइड पीक आउटपुट वोल्टेजेस, VP आउट क्या आएगी आपके पास, VP सेकेंडरी माइनस 0.7 वोल्ट, ठीक है। कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास आउटपुट पे क्या आएगी, वोल्टेज आएगी। तो यहाँ पे आपके पास जो वोल्टेज आ रही है 170 डिवाइड बाई 2 आपके पास जो आ रही है, ये आ रही है आपके पास 85 वोल्ट पीक आ रही है, ठीक है। 85 वोल्ट पीक आ रही है, 85 वोल्ट पीक आ रही है, ठीक है। तो 85 में से 0.7 यहाँ ड्रॉप होगी और जो रिमेनिंग होगी वो क्या आएगी आपके यहाँ पे पीक की फॉर्म में आएगी। तो 85 में से आपने सिंपल क्या किया, 85 में से 0.7 माइनस किया, तो 84.3 आपके पास क्या आ गई, आउटपुट वोल्टेज आ गई, ठीक है। इस चीज की समझ आई है। यस सर। उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर में आते हैं। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर वोल्टेज इन फिगर 2.30। अब उन्होंने आपको एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने का कहा है। तो हमने देखा था कि जिस तरह हाफ वेव रेक्टिफायर में एवरेज वैल्यू क्या थी, वी पीक ओवर पाई टी। फुल वेव रेक्टिफायर में आपके पास एवरेज वैल्यू क्या है, 2 वी पीक ओवर पाई। तो हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन की, 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 30 डिवाइड बाय 3.14 9.55 आ गई, जो कि 63.7% है वी पीक। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हम देख रहे हैं कि टर्न्स रेशियो का आउटपुट पर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। टर्न्स रेशियो का आउटपुट पर क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में हमने ये कहा था कि उसकी बेसिकली आप कह सकते हो दो सेकेंडरी होती हैं, एक प्राइमरी और दो सेकेंडरी होती हैं। तो हमने ये देखा कि उसमें क्या होता है आपके पास कि एक टाइम पे आपके पास एक प्राइम सेकेंडरी पे हाफ ऑफ टोटल सेकेंडरी वोल्टेज अपीयर हो रही होती है, ठीक है। इस तरह अगर आपके पास इस ट्रांसफार्मर की मैं एग्जांपल लेता हूँ, इस तरह फर्ज करो ये ट्रांसफार्मर जो है आपके पास इसके प्राइमरी पे 80 वोल्ट अप्लाई हुए हैं और इसकी टर्न रेशियो जो है आपके पास क्या है 0.5 है, ठीक है। टर्न रेशियो 0.5 का क्या मतलब है, बी एस इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 क्या आएगा आपके पास 40 आ जाएगा। इसका मतलब है इसकी सेकेंडरी वैल्यू 40 वोल्ट है, ठीक है। 40 वोल्ट पीक टू पीक है और इस 40 वोल्ट पीक टू पीक में से हाफ जो है वो इस जगह पे अपीयर होगी और हाफ इस जगह पे अपीयर होगी। क्योंकि ये सेंटर टैप है, इसकी दो वाइंडिंग्स इक्वली डिवाइड है, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड है। तो एक हिस्से पे 20 और दूसरे हिस्से पे 20 मिला के टोटल क्या बन जाएगी 40 वोल्ट बन जाएगी, ठीक है। वो ये कह रहे हैं द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर इज ऑलवेज वन हाफ ऑफ द टोटल सेकेंडरी वोल्टेज लेस द डायोड ड्रॉप नो मैटर व्हाट द टर्न रेशियो, ठीक है। अब उनके कहने का क्या मतलब है, ये गौर से सुनना। कहने का ये मतलब है कि जो रजिस्टर है उसके क्रॉस एक टाइम पे आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी, वो ये आएगी कि आपके पास V सेकेंडरी बाई 2, ये V सेकेंडरी बाई 2 यहाँ पर अपीयर हो रही है, माइनस 0.7 वोल्ट जो यहाँ पे अपीयर हो रही है। तो यहाँ वाली वोल्टेज माइनस ये वाली वोल्टेज जो है आपको क्या देगी, आउटपुट पे आपके पास क्या आएगी, V आउट दे देगी, ठीक है। और क्या होगा उसमें, प्रॉब्लम ये होगा कि आपके पास जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी ये 80 है, तो इसकी टोटल सेकेंडरी में 40 है, तो वैसे क्या है 20-20 दो हिस्सों में, ठीक है। तो 40 का क्या है आपके पास हाफ है 20-20, तो जो आपके पास आउटपुट पे वोल्टेज आ रही होगी वो 20 माइनस 0.7 हमेशा होगी, ठीक है। V सेकेंडरी बाई 2 माइनस 0.7, V सेकेंडरी आपके पास क्या है 40 है
40 डिवाइड बाई 2 20, 20 माइनस 0.7 मतलब आपके पास क्या है 19.3 वोल्ट आपके पास क्या आएगी आउटपुट वोल्टेज आएगी। मेरी बात की समझ आई है बच्चे? यस सर। बाकी बच्चों को समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. Yes. अच्छा, ये टर्न रेशियो का आपके पास क्या हो गया इफेक्ट हो गया। Yes, sir. उसके बाद हम आ अच्छा जाते सर, हैं। हम 80 को हमेशा 0.5 से करेंगे नहीं मल्टीप्लाई? नहीं, जो आपको टर्न रेशियो दी होगी, मैंने टर्न रेशियो 0.5 लिखी थी, जो टर्न रेशियो ओके होगी सर। उसके हिसाब से आप हमेशा कन्वर्ट करो। ओके सर। अच्छा, उसके बाद क्या है आपके पास ई डायोड इन द फुल वेव रेक्टिफायर इज अल्टरनेटिवली फॉरवर्ड बायस्ड एंड देन रिवर्स बायस्ड। ठीक है, आपके पास जो भी फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड है, जिस तरह ये डायोड है, ये अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस्ड है तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए रिवर्स बायस्ड भी होगा। तो आपके पास हर डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा तो रिवर्स बायस भी होगा। द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट ईच डायोड मस्ट विथस्टैंड इज द पीक सेकेंडरी वोल्टेज वीपी। ठीक है, अब रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है, चाहे आप जिस डायोड को भी लेना चाहो, रिवर्स डायरेक्शन में उसको मैक्सिमम जो वोल्टेज मिल सकती है वो आपके पास क्या है वी सेकेंडरी तक है। ठीक है, वी सेकेंडरी तक आपके पास जो है उसको मैक्सिमम वोल्टेज क्या हो सकती है, मिल सकती है। ठीक है, इस केस में आपके पास क्या है द पीक इनवर्स वोल्टेज आइदर अक्रॉस डायोड इन अ फुल वेव टाइप सेंटर टाइप रेक्टिफायर इज 2V पीक प्लस 0.7। ये जो मैंने क्वेश्चन पढ़ी है इसको आप एज अ फॉर्मूला याद रखो कि आपके पास सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में हमेशा ऐसा होगा कि जो पीक इनवर्स वोल्टेज है, जो मैक्सिमम वोल्टेज जो एक डायोड बर्दाश्त कर सकता है, वो किसके बराबर है 2V पीक प्लस 0.7 वोल्ट। ठीक है, आपके पास V पीक 2 टाइम्स प्लस 0.7 वोल्ट, ये आपके पास क्या है पीक इनवर्स वोल्टेज है डायोड की इन सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, ये आपके पास एक फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट आ गया। शो द वोल्टेज वेवफॉर्म्स अक्रॉस each half of the secondary winding and across RL when 100 volt peak sine wave is applied to the primary winding in figure 2.36। पहले स्टेप में वो ये कह रहे हैं कि आपने शो करना है कि आपके जो सेकेंडरी वेवफॉर्म है, तो सेकेंडरी आपके पास ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, जो सेकेंडरी आपके पास दो हाफ हैं वाइंडिंग्स के, उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या आ रही है, और फिर आपने ये बताना है कि पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होने चाहिए। ठीक है, तो सेकेंडरी क्रॉस वोल्टेज देखने के लिए आपको पहले टर्न्स रेशियो उन्होंने गिवन है, अगर गिवन नहीं है तो आपने 0.5 एज्यूम कर ली। वी पीक सेकेंडरी इज इक्वल टू एन इंटू वी पीक प्राइमरी। आपके पास प्राइमरी क्या थी 100 वोल्ट थी, तो सेकेंडरी क्या हो जाएगी 50 वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, 50 वोल्ट का ये मतलब है कि 50 वोल्ट इस पूरी सेकेंडरी के क्रॉस आ रही है। अगर 50 को आप हाफ करोगे तो वो हाफ इस रीजन में आएगी और हाफ इस रीजन में आएगी। तो 50 डिवाइड बाई 2, 50 डिवाइड बाई 2 किया तो आपके पास 25 इस रीजन में, 25 इस रीजन में आ गई। The output load voltage has a peak value of 25 volt, less than the 5.7 drop across the diode. Waveforms शो की हुई हैं आपको, उन्होंने दो वेवफॉर्म्स कही थी। ठीक है, ईच हाफ ऑफ द सेकेंडरी वेवफॉर्म आपने बनानी थी और आरएल के क्रॉस भी बनानी थी। तो सेकेंडरी के क्रॉस क्या आ रही है, दोनों के क्रॉस वेवफॉर्म 25 वोल्ट पीक और माइनस 25 वोल्ट पीक की आ रही हैं, क्योंकि क्या आपके पास सेकेंडरी 50 थी, तो आपके पास एक उसके अक्रॉस जो वाइंडिंग है उसके क्रॉस क्या आएगी 50 डिवाइड बाई 2 25। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आपके पास आउटपुट पे क्या आएगी, तो वो उन्होंने सिंपल देखा कि आउटपुट पे जो आएगी वो किस तरह से आएगी, वो इस तरह से आएगी कि यहाँ पे अगर 25 आ रही है तो 25 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 24.3 वोल्ट आपके पास आउटपुट पे अपीयर हो रही होगी। ये यहाँ पे 24.3 वोल्ट उन्होंने शो की है। और लास्ट क्या है, लास्ट आपके पास ये है each diode must have a minimum PIV rating of 2V peak output plus 0.7। ये मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, 2V peak output plus 0.7, तो 2 into 24.3, ये आउटपुट वोल्टेज की पीक है 24.3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0.7 49.3 वोल्ट की आपके पास पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, Yes, sir. ओके सर। अच्छा आप 2 मिनट वेट करना, मैं आ रहा हूँ। अच्छा
ओके सर। अच्छी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, यस सर, आ रही है। एक मिनट। अच्छा, उसके बाद हम ब्रिज रेक्टिफायर्स पे आते हैं। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट अगर आपको याद हो तो उसमें आपके पास क्या होता है, उसमें आपके पास ये होता है, टू डायोड्स आर ऑलवेज इन सीरीज। ठीक है, दो डायोड्स हमेशा सीरीज में होते हैं विद द लोड रजिस्टर ड्यूरिंग द बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। इफ दीज डायोड्स diode drops are taken into account, the output voltage is Vp out is equal to Vp secondary minus 1.4 volt। ठीक है, ये आपके पास ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट है। ये है। तो अगर आप इसमें देखो, चाहे आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है तब भी दो डायोड फॉरवर्ड बायस में, और चाहे आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल है तब भी दो डायोड रिवर्स बायस, सॉरी फॉरवर्ड बायस है। तो इसका मतलब है एट कोई भी आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ साइकिल है तो आपके पास क्या है, डायोड कोई से दो फॉरवर्ड बायस है। इसका मतलब है एक डायोड के अक्रॉस 0.7 वोल्ट, दो डायोड के अक्रॉस 1.4 वोल्ट ड्रॉप होगा ही होगा। तो वीपी आउट आपके पास क्या आएगी, वीपी सेकेंडरी माइनस 1.4 वोल्ट। ठीक है, और सिंस द आउटपुट वोल्टेज इज आइडियली इक्वल टू द सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है, ये आपके पास आइडियल केस है कि आपके पास वीपी आउट के बराबर हो जाएगी। ठीक है, if the diode of the forward bias diode, if the diode drops of the forward bias diodes are included, the peak inverse voltage across each reverse bias diode in terms of Vp out is, ठीक है, peak inverse voltage आपके पास जो ये है, क्या कहते हैं इसको, ब्रिज रेक्टिफायर, उसमें क्या है, Vp out प्लस 0.7 वोल्ट। ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज इसके अंदर क्या है, आइडियल केस में Vp आउट है लेकिन एक्चुअल केस में Vp आउट प्लस 0.7 वोल्ट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लास्ट आपके पास जो दो चीज़ें हैं वो हैं आपके पास वी पीक और वी आर एम एस। ठीक है, आर एम एस वैल्यू क्या होती है, किसी को आइडिया है?
आतिफ आप बताओ बच्चे, आपको कोई अंदाजा है आरएमएस कहते किसको है, ये क्या वैल्यू होती है? आतिफ रहमान आपको कह रहा हूँ बच्चे, कोई और बताना चाहेगा आरएमएस वैल्यू क्या होती है? सर राउंड पेंट सेकंड। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं आरएमएस को, ठीक है। बेसिकली ऐसा होता है कि जब आप एसी वेव फॉर्म के बारे में बात करते हो ना, एसी वेव फॉर्म की आपके पास इस तरह की शेप होती है, सही है, इस तरह की शेप होती है। अब अगर आप एसी वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू लेते हो ना, तो वो बेसिकली क्या हो जाता है, वो आपके पास आमतौर पे बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि वो ज़ीरो हो जाती है एवरेज में से। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बेसिकली एवरेज लेने का एक तरीका है, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बेसिकली एवरेज लेने का एक तरीका है, ठीक है। और ये किसके बराबर है? वी पी इज इक्वल टू 1.414 इंटू वी रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। ये आप इसको ऑपोजिट करना चाहो तो वो आपके पास क्या बनेगी? वी आर एम एस इक्वल टू वी पी ओवर 1.414, ठीक है। ये आपके पास आर एम एस वैल्यू है, इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम इसको आगे देखेंगे। ये आपके पास फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट बना हुआ है। आपको कहा है डिटरमाइन द पीक आउटपुट वोल्टेज फॉर द ब्रिज रेक्टिफायर इन फिगर 2.41, assuming that the practical model what peak inverse voltage rating is required for the diodes. The transformer is specified to have 12 volt RMS secondary voltage for the standard 120 volt across the primary, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप 120 वोल्ट इसको दे रहे हो प्राइमरी पे, तो आपके पास 12 वोल्ट आरएमएस आ रही है। ये गौर करने वाली बात जो है, आरएमएस आ रही है सेकेंडरी पे, 12 वोल्ट आरएमएस आ रही है, ठीक है। 12 वोल्ट आरएमएस का क्या मतलब है कि हम जो अपनी कैलकुलेशंस करते हैं वो हमेशा पीक को रख के करते हैं। तो पहले ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम जो आरएमएस वैल्यू है उसको पीक में कन्वर्ट करें। वो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा है उसका, कि अगर आपको आरएमएस गिवन है और आपने पीक में जाना है तो आप क्या करोगे, 1.414 से VRMS को मल्टीप्लाई कर दोगे, जिस तरह यहाँ पे किया, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 17 वोल्ट आ गया। फिर हमने सेकंड चीज़ ये देखी थी कि आपके जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें आपके पास जो आउटपुट होती है वो बेसिकली क्या होती है, VP आउट इक्वल टू VP सेकेंडरी माइनस 1.4 वोल्ट। इस 1.4 के बारे में मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। 1.4 क्यों होता है? क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर में एक टाइम पे दो डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होते हैं। तो 17 माइनस 1.4 आपके पास क्या आता है, 15.6 वोल्ट। और पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग जो है वो क्या, उसका फॉर्मूला था VP आउट, ये VP आउट प्लस 0.7, 15.6 प्लस 0.7, 16.3 वोल्ट, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, इसकी पीक इनवर्स वोल्टेज आ गई। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट में कहा है आपको ड्रॉ द आउटपुट वोल्टेजेस ऑफ ईच रेक्टिफायर फॉर द इंडिविजुअल इनपुट वोल्टेजेस एज शोन इन फिगर 2.24। The IN 4001 and 4003 are specific rectifier diodes, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि आपको दो डिफरेंट टाइप के डायोड दिए हैं जिनको दो डिफरेंट टाइप्स की इनपुट दी गई हैं। इसको 5 वोल्ट पीक टू पीक दी है, इसको 100 वोल्ट पीक टू पीक दी है, ठीक है। आपने क्या करना है, इनकी इनपुट वोल्टेजेस आउटपुट वोल्टेजेस ड्रॉ करनी है। तो हम फर्स्ट सर्किट के बारे में देखते हैं। सर्किट ए में क्या है, VP आउट जो होगी क्या होगी आपके पास, VP इन, ठीक है। VP इन माइनस 0.7 वोल्ट होगी, तो वो VP इन 5 वोल्ट है, माइनस 0.7 4.3 वोल्ट। इसी तरह सेकंड सर्किट में आपके पास क्या है, VP आउट इज इक्वल टू VP इन माइनस 0.7 वोल्ट इक्वल टू 100 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट 99.3 वोल्ट। ये उसकी हमने क्या की, वेव फॉर्म्स ड्रॉ कर दी। अब इसमें गौर करने वाली चीज़ ये है कि 5 वोल्ट में 0.7 को इग्नोर करना बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। 5 में 0.7 आप इग्नोर कर रहे हो तो बेसिकली आप क्या इग्नोर कर रहे हो, आप ऑलमोस्ट कह लो 14% उसकी वैल्यू को इग्नोर कर रहे हो। लेकिन 100 वोल्ट में अगर आप 0.7 वोल्ट आप इग्नोर कर रहे हो तो बेसिकली आप 0.7% वैल्यू को इग्नोर कर रहे हो। एक में आपके पास 14% वैल्यू है और एक में आपके पास क्या है, 7.7% है। इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास वोल्टेज ज़्यादा है तो आप उसमें चाहो तो आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन थोड़ी वोल्टेज में आपने इग्नोर नहीं करना, ठीक है।
उसके बाद ये डायोड लिमिटर्स और क्लिपर्स आ गए, ठीक है। क्लिपर्स, हाँ क्लिपर लिमिटर क्लिपर सर्किट्स आ गए, ठीक है। इसको इंशाल्लाह जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आप लोगों को कोई मैसेज तो नहीं आया यूनिवर्सिटी की तरफ से? नो सर। अच्छा, नो सर। ठीक है, ठीक है बच्चों। सर फाइनल्स कब तक होंगे? फाइनल बच्चे मोस्ट प्रोबेबली ना आपकी बड़ी ईद के बाद होंगे, ठीक है। मैं आपको ऑफिशियल नहीं online ही बता होंगे। रहा, ओके। मैं आपको अंदाजा बता रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम आप लोगों का जो है ना मेरे ख्याल में 10th वीक है, वर्किंग वीक ना, तो 14-15 वीक्स बाद आपके एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपके बड़ी ईद Yes. के बाद एग्जाम्स होंगे। सर ये ऑनलाइन ही होंगे ना? हाँ ऑनलाइन ही होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है बच्चे, आप लोग ओके लीव सर, करें। थैंक यू सर। ओके। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। कृष्णा जगपाल ओके, अल्लाह हाफिज़ सर। अच्छा सरीन हो गया ना सर क्लास?